नेक्स्ट हमारी आती है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी के कंसेप्ट में हमें क्या पढ़ना है कि हमारे पास जो भी अल्फ़ा डिके है, बीटा डिके है, गामा डिके है, तो वो सब हमें डिस्कस करना है यहाँ पे। तो इट वाज अ न्यूक्लियर फिनोमिना इन विच एन अनस्टेबल न्यूक्लियस अंडरगोज ए डिके। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे जो लाइट न्यूक्लियाई हैं, हैवी न्यूक्लियाई है, वो सारे के सारे क्या है, स्टेबल नहीं है। स्टेबल नहीं है तो स्टेबल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हैवी को तो तोड़ना पड़ेगा और जो लाइट है उनको जोड़ना पड़ेगा। तो वही हमारी रेडियो एक्टिविटी होती है। और यहाँ पे जो रेज़ निकलती है अल्फ़ा रेज़, बीटा रेज़ और गामा रेज़, 3 टाइप की। तो ये सब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या क्या निकल सकता है, यहाँ पे आपका आएगा अल्फ़ा रेज़, बीटा रेज़। अब ये तो पता होगा ना किसने दिया था, ये बेक्यूरल जो थे हमारे एंटोनी हेनरी बेक्यूरल, उन्होंने रदरफीस का रेडियो एक्टिविटी का कंसेप्ट दिया था। उसके बाद इसकी इन्वेस्टिगेशन जिसने की थी कि यहाँ पे जो रेज निकल रही है उनके ऊपर चार्ज है या नहीं है, पेरी क्यूरी एंड मैरी क्यूरी। पेरी क्यूरी और मैरी क्यूरी को नोबेल प्राइज़ भी मिला है 2 बार। ठीक है, खुशी की बात है, मिलना भी चाहिए, इतना अच्छा काम किया उन्होंने। तो बीटा रेज हैं, उसके बाद गामा रेज भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये ब्रीफली एक्सप्लेन होगा नेक्स्ट स्लाइड्स में। तो यहाँ पे कौन कौन से नाम हमारे सामने आए हैं, पेरी क्यूरी, मैरी क्यूरी, स्पेलिंग मिस्टेक हो तो ठीक कर लेना। ठीक है, तो पेरी क्यूरी और मैरी क्यूरी ये दोनों थे जिन्होंने ये पता लगाया था कि जो अल्फ़ा रेज है उन पे चार्ज कैसा होता है बीटा रेज पे। तो अल्फ़ा पे चार्ज कैसा होता है भाई, पॉजिटिव, बीटा होती है नेगेटिव और ये होती है न्यूट्रल। ठीक है, तो प्रोटॉन की जगह अल्फ़ा पार्टिकल, और इलेक्ट्रॉन की जगह बीटा, और हमारा न्यूट्रॉन की जगह गामा रेज। तो ऐसे आपको याद हो जाएगा कि किस पे क्या चार्ज होता है। अब हमारा नेक्स्ट जो है वो है डिके लॉ। इसको तो बस चाहिए रट्टा मारो, कुछ भी करो, प्रैक्टिस करो, लेकिन इसको तो करके ही जाना है, क्योंकि जो हाफ लाइफ है, एवरेज लाइफ है, डिके कांस्टेंट है, इन सबसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अंडरगोइंग द डिके पर यूनिट टाइम इज़ प्रोपोर्शनल टू द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बिफोर डिके। यानी कि जब डिके नहीं हुआ था तब हमारे नंबर ऑफ जो न्यूक्लियाई थे उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज। साथ साथ लिख लिया करो। तो यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्टली, यानी कि जो रेट ऑफ चेंज है न्यूक्लियाई का विद टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट द टाइम ऑफ, जब वहाँ पे डिके नहीं हुआ था, एट टाइम 0। तो यहाँ पे क्या करना है, dN/dt इज इक्वल टू में माइनस लैम्डा n। लैम्डा हमारे पास क्या होता है, डिके कांस्टेंट होता है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी इसको बोल सकते हो। अब यहाँ पे क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। उसके लिए सबसे पहले n को यहाँ ले आओ, माइनस लैम्डा dt। अब यहाँ पे बोल सकते हो आप कि हमारे पास जब टाइम t इज इक्वल टू 0 था तो n इज इक्वल टू n नोट था, कि हमारे पास कोई भी डिके नहीं हुआ है तो अनडिकेड है सारे के सारे। जैसे ही t सेकेंड हुआ तो हमारे पास जो n है वो n हो जाएगा, कि हमारे पास अनडिकेड इतने बचे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट्स लगा दो n नोट से n, और यहाँ पे लग जाएगी 0 से t। अब आपको पता है 1/n, बायो वाले फंसते हैं इंटीग्रेशन में, लेकिन ये सिंपल सा है। तो देखो क्या आएगा, log ऑफ n, लिमिट से n नोट टू n माइनस लैम्डा, इसका हो जाएगा t, मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ t। तो यहाँ पे क्या है आपका, फिर से इसको देख लो, क्या आएगा, log n माइनस log n नोट इज इक्वल टू में माइनस लैम्डा t। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया, लिमिट रखी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ पे हो गया आपका n/n नोट log इज इक्वल टू में माइनस लैम्डा t। log में वैल्यू सोल्व करना इजी नहीं होता। हमारा जो कंसेप्ट है हम इसको एक्सपोनेंशियल में लेके आएंगे, दोनों साइड एक्सपोनेंशियल अप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा, n, इस यहाँ पे n नोट को हम वहाँ ले जाएंगे और ये एक्सपोनेंशियल में चला जाएगा माइनस लैम्डा t। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारे पास आती है डीके लॉ की, जिसे हमें याद करना है
कि टी टाइम के बाद इतने जो पार्टिकल्स है वो अनडिकेड रहेंगे। ये हमारे पास इनिशियल है, ठीक है। तो इस फ्रैक्शन से हमारे पास डिक्रीज हो रहे हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। तो ये हो गया हमारा इसका कंसेप्ट। नेक्स्ट हमारे पास देखो अभी इक्वेशन क्या निकाली है हमने, n इज इक्वल टू NO टी की पावर माइनस लैम्डा टी, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज़ ध्यान रखना कि जब टाइम 0 था n0 वैल्यू थी, अनडिकेड जो हमारे पास बचे हैं वो n बचे हैं। तो यहाँ से जो लैम्डा आता है इसको सोल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको याद कर लो कि टाइम के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बस काम खत्म, ठीक है। तो डीके कांस्टेंट हमेशा क्या रहेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा किसके, टाइम के। तो जब भी डीके कांस्टेंट निकालने के लिए बोल ले तो टाइम निकाल लो, क्योंकि वो आपको या तो ये देगा या ये देगा। ये नहीं है कि टाइम भी दे दिया और डीके कांस्टेंट, इतना इजी कोई नहीं पूछता। तो ये आपको याद करना है। उसके बाद आते हैं हाफ लाइफ पे, जो कि मेन है यहाँ पे। हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है, हाफ लाइफ का मतलब होता है कि जो हमारे पास पार्टिकल्स हैं स्टार्टिंग में n0, अनडिकेड हैं n। अब हम मान लेते हैं कि t टाइम के बाद, t हाफ टाइम के बाद n0 पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, n0/2, यानी कि इतने पार्टिकल्स तो डिके हो गए और इतने ही बच गए। तो उसको हम हाफ लाइफ बोलते हैं कि 10 पार्टिकल वहाँ पे हैं, 10 में से अगर 5 क्या होते हैं, डिके होते हैं, 5 अनडिकेड होते हैं, तो उस टाइम को क्या बोलेंगे, हाफ लाइफ। हाफ लाइफ निकालोगे कैसे, वो देखो। अब हमारे पास क्या है, एट अ टाइम t इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू n0 है। t इज इक्वल टू t हाफ के ऊपर n क्या हो जाएगा, n0 अपॉन में 2, क्या हो जाएगा, n0 अपॉन में 2। इक्वेशन अभी निकाली थी उसमें रख दो, n की जगह रखोगे n0 अपॉन 2, क्योंकि इतने अनडिकेड बचे हैं, n0 e की पावर माइनस, इसको लैम्डा को क्या लिख सकते हैं, 1/t हो जाएगा हमारे पास हाफ टाइम, ठीक है। या फिर आप इसको डायरेक्ट छोड़ दो क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो जाएगी। इसको लिख लेते हैं लैम्डा टी की हाफ। अब क्या करो, n0 से n0 कैंसिल, 1/2 इज इक्वल टू में एक्सपोनेंशियल t 1/2। यहाँ से देखो t हाफ जब आप सोल्व करोगे, इसको सोल्व कर लेना, दोनों साइड लॉग लोगे तो आपका क्या आएगा, 0.693 डिवाइड में लैम्डा, बस इसको याद करना है। यहाँ पे देख लो फिर भी कंफ्यूजन होती है तो यहाँ पे क्या करोगे, इसको इस साइड लेके आओगे, पॉजिटिव लिख लो, दोनों साइड लॉग अप्लाई करोगे, यहाँ log 2 बन जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा आपका लैम्डा टी हाफ। यहाँ पे बनेगा आपका 2.303, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, लैम्डा को डिवाइड ले जाओ, वही आएगा आपका, ठीक है। तो हाफ लाइफ का फॉर्मूला भी आपको हमेशा याद होना चाहिए, तो इसको अच्छे से नोट कर लो। नेक्स्ट हमारा आता है एवरेज लाइफ। एवरेज लाइफ का मतलब क्या होता है, अब ये ऐसा कुछ नहीं होता कि पूरा न्यूक्लियस है, सारे के सारे जो न्यूक्लियॉन्स हैं वो एक साथ अनडिकेड हो जाते हैं, डिकेड हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ होगा कि पहला जो पार्टिकल है उसको 1 ही सेकंड लगा, हो गया भाई डिके, और जो मान लिया लास्ट पार्टिकल है उसको 10 मिनट का टाइम लग रहा हो, तो यहाँ पे टाइम सेम तो नहीं है ना, इसीलिए हम क्या निकालते हैं, एवरेज लाइफ। एवरेज लाइफ को हम डिनोट करेंगे टाउ से, ठीक है, किससे डिनोट करेंगे, टाउ से। यहाँ पे आपको एक रिलेशन याद करनी है बस, जिसको फॉर्मूला होता है 1.44 टाउ की हाफ, काम खत्म, ठीक है। एवरेज लाइफ का कंसेप्ट आपको पता हो, फॉर्मूला पता हो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला बिल्कुल टिप्स पे करना है। न्यूक्लियस की जो ये हमारी यूनिट चल रही है, एक ही पेज लो, बस एक ही पेज मोर देन इनफ है कि 4-5 जो फॉर्मूले हैं उनको ही याद करो, उनके बेस क्वेश्चन करो। ये नहीं है कि कंसेप्ट आज कंसेप्ट किया, 10 दिन के बाद फिर यूनिट टाइप फिर कंसेप्ट किया, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हमारी जो पकड़ है वो क्वेश्चंस पे होनी चाहिए। हमारा मोटिव एग्ज़ाम क्रैक करने का है, ना कि हमारा कोई बोर्ड का एग्ज़ाम है। नेक्स्ट हमारे पास आती है एक्टिविटी। एक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि वहाँ पे जो रेट चल रहा है वो स्लो है या फिर क्या है, फास्ट है। आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो स्लो है या फास्ट है, तो वैसे ही यहाँ पे होता है एक्टिविटी में कि हमारे पास एक्टिविटी को दूसरा नाम भी दे देते हैं रेट। क्या दे देते हैं, रेट। इसकी जो इक्वेशन होती है
सिमिलर होती है किसके, जो हमारे डीके लो की थी। डिफरेंस कहाँ आता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जब उसको एक्टिविटी दी जाती है ना तो वो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ए नोट है उसका मतलब लैम्डा एन नोट है और ए की वैल्यू होती है लैम्डा एन। ठीक है, तो जब भी आपको ये दे नंबर ऑफ पार्टिकल्स, डायरेक्ट पुट नहीं करने, लैम्डा से मल्टीप्लाई करनी है, तब आपकी एक्टिविटी वहाँ पे आएगी। तो ये फॉर्मूला होता है हमारा किसका, एक्टिविटी का। एक्टिविटी का मतलब आपको समझ आ गया होगा कि हम वहाँ पे क्या निकालते हैं, dN/dt। तो जब ये चेंज हो रहा है, ये कितना फास्ट है स्लो है, वो हमें पता चलता है एक्टिविटी से कि जो वो न्यूक्लियाई है वहाँ पे प्रोसेस कितनी एक्टिव है या नहीं है, बस। उसके बाद आते हैं हमारे अल्फ़ा डीके, बीटा डीके, जिनके लिए हम इतनी देर से वेट कर रहे हैं। इजी भी होते हैं, थोड़े से ट्रिकी होते हैं। तो यहाँ पे देखो अल्फ़ा डीके में क्या होता है, हमारा न्यूक्लियस होता है, इसको शांति अभी भी नहीं है, ये फिर से क्या करेगा, डीके होगा और अल्फ़ा पार्टिकल को बाहर निकालेगा। अल्फ़ा पार्टिकल जनरली होता क्या है, हीलियम का न्यूक्लियस, सिंपल, बस। अल्फ़ा पार्टिकल पे चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। हीलियम का न्यूक्लियस होता है, हीलियम का न्यूक्लियस अब चार्ज क्या कंजर्व करना है, एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर। तो यहाँ से रिएक्शन देखो कैसे आएगी, रिएक्शन कुछ ऐसे आएगी आपकी XZA। ठीक है, हमने क्या किया, हमें नहीं पता कि डॉटर न्यूक्लियस कैसे बन रहा है, छोड़ दो, हीलियम का न्यूक्लियस निकाल दो सबसे पहले। जब भी रिएक्शन बोले कि इसमें से अल्फ़ा पार्टिकल निकल रहा है, हीलियम निकाल दो, फिर डॉटर न्यूक्लियाई बनाओ। इसको कंजर्व करना है, कंजर्व कैसे होगा, 2 बार निकल चुका है, तो यहाँ पे क्या आएगा, Z-2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, A-4। तो ये हमारे पास क्या निकल गया, अल्फ़ा पार्टिकल। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फ़ा पार्टिकल में कुछ नहीं करना, सिर्फ क्या करना है, इसको अल्फ़ा पार्टिकल को निकाल दो, ये हमारा क्या हो जाएगा, डॉटर न्यूक्लियस, और ये हमारे पास क्या है, अल्फ़ा पार्टिकल। बस काम खत्म। ये हमारे पास रिएक्शन होती है किसकी, अल्फ़ा पार्टिकल। दूसरी बात आती है कि जो अल्फ़ा पार्टिकल है ये होता क्या है, अल्फ़ा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन होंगे और 2 ही क्या होंगे, न्यूट्रॉन होंगे। 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन का कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या निकलता है, अल्फ़ा पार्टिकल। अब ये है कि हमारे पास जो ये अल्फ़ा पार्टिकल निकलता है, इसकी एनर्जी कितनी होती है, 5.4 मेगावोल्ट। लेकिन जो न्यूक्लियस का बैरियर होता है, उसकी जो वॉल्स होती हैं वो कितने की होती हैं, 26 मेगावोल्ट की। कितने की होती हैं, 26 मेगावोल्ट की। तो ऐसा पॉसिबल है कि छोटा सा बच्चा है 10 साल का और उसके सामने 10 फीट की क्या है, वॉल है, और वो उसको जंप करके पार कर जाए, तब तक नहीं कर पाएगा जब तक वहाँ पे सीढ़ी नहीं होगी या कोई अल्टरनेट नहीं होगा। तो ऐसा ही इसके साथ है, बेचारे के साथ। इसको बोल तो दिया निकलना है, लेकिन इतना बड़ा वॉल लगा दी वहाँ पे, तो कैसे निकलेगा। तो क्लासिकली क्या होता है, फॉरबिडन होता है, लेकिन क्वांटम क्या कहती है कि ये हमारा न्यूक्लियस है, जैसे ही अल्फ़ा पार्टिकल यहाँ पे आएगा तो वेव लाइक नेचर करेगा। डी ब्रोगली की जो ड्यूअल नेचर है वो यहाँ पे आता है कि वो पार्टिकल नेचर भी है, वेव नेचर भी है। न्यूक्लियस के पास वो कैसा बिहेव करेगा, लाइक अ वेव। और वेव की टेंडेंसी होती है कि वो कहीं भी मतलब छेद करके निकल सकती है, क्वांटम मैकेनिकली ये पॉसिबल होता है। तो ये रीज़न होता है कि अल्फ़ा पार्टिकल वहाँ से बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट हम करते हैं क्या, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी किसकी, अब यहाँ पे क्या है, अल्फ़ा पार्टिकल निकल रहा है, तो अल्फ़ा पार्टिकल निकल रहा है तो काइनेटिक एनर्जी तो होनी चाहिए। तो ये काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, ये हम निकालते हैं मोमेंटम और एनर्जी के कंजर्वेशन से। आप वहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे क्या है, पेरेंट न्यूक्लियाई है, यहाँ से डॉटर न्यूक्लियाई बना, प्लस में अल्फ़ा पार्टिकल बना। इसका मास हम md लिख लेते हैं, vd इसकी वेलोसिटी लिख लेते हैं, m अल्फ़ा v अल्फ़ा। ठीक है, मोमेंटम कंजर्व कर दो, m अल्फ़ा v अल्फ़ा md vd इक्वल टू में 0, क्योंकि जो पेरेंट न्यूक्लियाई है वो क्या है, रेस्ट के ऊपर है। तो यहाँ से आप क्या करो, vd की वैल्यू निकाल लो। ठीक है,
तो यहाँ से वीडी की वैल्यू निकलेगी। अब एनर्जी को कंजर्व कर दो। एनर्जी क्या होती है? हाफ क्यू वैल्यू। क्यू वैल्यू सच में यहाँ पे क्यू वैल्यू क्या होती है? क्यू वैल्यू हमें बताती है कि कोई भी जो प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक है या फिर एंडोथर्मिक है, या तो वो एब्जर्व करेगी एनर्जी को या फिर रिलीज करेगी। तो यहाँ पे क्यू वैल्यू कैसे निकालते हैं? प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस में रिएक्टेंट की एनर्जी। तो यहाँ पे मैं प्रोडक्ट की लिख रही हूँ और हमारे पास रिएक्टेंट की 0 है तो वो 0। वीडी की वैल्यू रख दो। इज इक्वल टू में क्यू, हाफ एम माइनस एम अल्फा वी अल्फा डिवाइड में एम डी का स्क्वायर, हाफ एम अल्फा वी अल्फा का स्क्वायर इक्वल टू में क्यू। हमारे पास क्या आ गई? क्यू वैल्यू। अब यहाँ पे सोल्व करोगे जब इसको, जैसे एम डी से एम डी कैंसिल हो रहे हैं, यहाँ पे एक एम नीचे बचेगा, तो इसका जो लास्ट मैं रिजल्ट लिख रही हूँ यहाँ पे क्यू ए माइनस 4 डिवाइड में ए। जब इसको सोल्व करोगे तो कर लेना, क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बनेगी हाफ एम अल्फा वी अल्फा का स्क्वायर कॉमन लोगे तो के अल्फा काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी अल्फा की। तो ये फॉर्मूला आपके पास बनेगा। आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद करना है, डेरिवेशन के चक्कर में नहीं पढ़ना, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं कि हमारे पास एटॉमिक मास दिया हुआ है, क्यू वैल्यू दी हुई है, काइनेटिक एनर्जी पूछी हुई है, या फिर हमें काइनेटिक एनर्जी दी हुई है, क्यू वैल्यू पूछी हुई है। तो क्वेश्चन सिंपल आने वाले हैं, डरने की कोई बात नहीं है। अभी हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं बीटा डीके। बीटा डीके में क्या होता है? हमारे पास 2-3 टाइप के हमारे पास बीटा डीके हैं, बीटा नेगेटिव, बीटा पॉजिटिव और हमारे पास इलेक्ट्रॉन कैप्चर, सॉरी क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन कैप्चर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का कैप्चर वहाँ पे होगा, बीटा नेगेटिव पार्टिकल है, बीटा पॉजिटिव है। अब यहाँ पे बीटा नेगेटिव में क्या होता है वो देखो। बीटा नेगेटिव में होता है आपका जो यहाँ पे होता है Z+1, यानी कि न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है प्रोटॉन में, ठीक है, और किस में कन्वर्ट होता है? एंटी न्यूट्रिनो में। और यहाँ पे प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गए, यहाँ पे क्या होता है? प्रोटॉन चेंज होता है न्यूट्रॉन में और न्यूट्रिनो में। इलेक्ट्रॉन कैप्चर में क्या होता है? सिंपल, वो इलेक्ट्रॉन को एब्जर्व करता है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन कैप्चरिंग। तो ये 3 टाइप के हमारे पास क्या है? बीटा डीके हैं। ब्रीफली अब इनको देखते हैं। बीटा नेगेटिव डीके। बीटा नेगेटिव में क्या होता है? अब यहाँ से देख लो, बीटा नेगेटिव में ये मेरे पास पेरेंट न्यूक्लियाई है, यहाँ से क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। बीटा नेगेटिव का मतलब है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। ये मेरा डॉटर न्यूक्लियस है जिसमें एक नंबर इंक्रीज हो गया है, किसमें? एटॉमिक नंबर में। इसका मतलब प्रोटॉन ऐड हुआ है और यहाँ पे एंटी न्यूट्रिनो बाहर निकल जाएगा। तो ये हमारी कुछ प्रोसेस होती है बीटा नेगेटिव में। बीटा नेगेटिव की रिएक्शन आपको पता है, अगर इसकी एनर्जी निकालने के लिए बोला जाए क्यू वैल्यू, तो कैसे निकालोगे? मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस में प्रोडक्ट का, तो मास ऑफ एक्स जेड ए माइनस में मास ऑफ वाई जेड प्लस 1 ए, बस, ठीक है। तो ये हमारी क्या आ गई? क्यू वैल्यू। तो इनमें सिर्फ यही ध्यान रखना है कि रिएक्शन में कैसे एटॉमिक नंबर मास नंबर चेंज होते हैं। नेक्स्ट बीटा पॉजिटिव। बीटा पॉजिटिव में क्या होता है? हमारे पास क्या पढ़ा था अभी हमने? प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज होता है। इसका मतलब जो एटॉमिक नंबर है वो डिक्रीज होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, सोडियम जब चेंज होता है तो 10 न्यून बनाता है आइसोटोप, और यहाँ पे पॉजिट्रॉन निकलता है, +1 है, और न्यूट्रिनो साथ में निकलता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन होती है बीटा पॉजिटिव में। अब बीटा पॉजिटिव में एनर्जी कैसे निकालोगे? Q इज इक्वल टू में मास ऑफ एक्स जेड ए माइनस में मास ऑफ वाई जेड माइनस 1 ए माइनस में 2mEc स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारी क्या आती है? Q वैल्यू। तो ये हमारी क्या है? Q वैल्यू। तो बीटा नेगेटिव बीटा पॉजिटिव में और कुछ ध्यान नहीं रखना, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कहाँ पे प्रोटॉन निकल रहा है, कहाँ पे न्यूट्रॉन निकल रहा है।
उसके बाद आता है हमारा इलेक्ट्रॉन कैप्चरिंग। इलेक्ट्रॉन कैप्चरिंग में अभी मैंने बताया कि डायरेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का कैप्चर होता है। जैसे यहाँ पे पोटेशियम का एटम हमने लिया हुआ है, पोटेशियम क्या है K1940। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब किया और ये चेंज हो गया आर्गन में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो न्यूट्रॉन इंक्रीज हुए हैं, दिख नहीं रहा क्योंकि ये देखो यहाँ पे 19 है, 19 प्रोटॉन्स हैं, यहाँ पे 18 है, तो न्यूट्रॉन में चेंज हुआ। इसका मतलब एक्स जेड ए कोई भी है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगा और क्या बनाएगा, जेड तो हमारा Z-1 हो जाएगा, सॉरी Z-1 और ए से। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे न्यूट्रॉन यहाँ पे आया, ऐड हुआ है, न्यूट्रॉन इंक्रीज हुए हैं, प्रोटॉन डिक्रीज हुए हैं। तो ये हमारा होता है इलेक्ट्रॉन कैप्चर। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि हमारे पास जो ये इलेक्ट्रॉन कैप्चर है बीटा नेगेटिव है, इसमें एनर्जी का डिफरेंस आता है क्योंकि एक तो पेरेंट न्यूक्लियस एक ड्यूटर न्यूक्लियस है, दोनों में एनर्जी का डिफरेंस होगा। एनर्जी के डिफरेंस की वजह से यहाँ पे जो बीटा पार्टिकल है वहाँ पे कंसेप्ट आता है न्यूट्रिनो का, क्योंकि वहाँ पे ना तो स्पिन क्या होती है कंजर्व होती है, ना ही एनर्जी। बीटा पार्टिकल उतनी एनर्जी से नहीं निकलता जितनी से, मतलब दोनों में डिफरेंस है पेरेंट और डॉटर में, तो ये रीज़न है। उसके बाद आता है गामा डीके। गामा डीके सिंपल है। गामा डीके में सिंपल क्या होता है, ये हमारे पास ग्राउंड स्टेट है, ये हमारे पास एक्साइटेड स्टेट है। जब हमारा अल्फा या बीटा डीके होता है, डॉटर न्यूक्लियस यहाँ पे आगे बैठ जाता है, लेकिन इसको फिर भी चैन नहीं है ऊपर जाने से, ये फिर से नीचे आने की ट्राई करेगा, और जैसे ही नीचे आएगा जो एनर्जी का ये डिफरेंस है ये निकलेगा हमारा फोटॉन्स की टर्म में, ठीक है। तो ये हमारी एनर्जी का रिमूवल होते हैं, इसी को हम गामा रेज बोलते हैं, और कुछ नहीं करना। उसके बाद हमारा आता है न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन में हम क्या करते हैं, न्यूक्लियर फिजन से आप समझ सकते हो, फिजन का मतलब होता है टूटना। कोई भी बड़ा न्यूक्लियस है, जैसे यूरेनियम का है, यहाँ पे यूरेनियम ही है, तो यूरेनियम का जो आइसोटोप होगा, हम कौन सा ले रहे हैं, यूरेनियम का हम आइसोटोप ले रहे हैं 92-235 यूरेनियम का। यहाँ से 3 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं, फिजन प्रोडक्ट में हमारे निकल रहे हैं बेरियम एंड क्रिप्टॉन, बेरियम एंड क्रिप्टॉन। फिर वापस से आगे रिएक्शन होगी, अनकंट्रोल्ड चेन ये होती है। और यहाँ पे हमारी जो टास्क होती है, जैसे यहाँ पे क्या हुआ, यूरेनियम चेंज हुआ हमारे पास क्रिप्टॉन, बेरियम एंड न्यूट्रॉन में, तो यहाँ पे एक्सेस एनर्जी निकलेगी कि नहीं निकलेगी, क्योंकि इसकी बाइंडिंग एनर्जी कुछ और है, इनकी कुछ और है, तो डिफरेंस किस में आएगा, एनर्जी में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो टास्क होती है, क्वेश्चन यहाँ से आते हैं कि इस एनर्जी को कैसे निकालेंगे। इस एनर्जी को निकालने का सिंपल है कि एनर्जी को क्या करोगे, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस में एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये आ गया हमारा एनर्जी का डिफरेंस। इनकी मास आपको दिया होगा, MC स्क्वायर कर दो, तो ये आपका न्यूक्लियर फिजन है। न्यूक्लियर फ्यूज़न में क्या होता है, हमारे पास दो चीज़ क्या होती है, मिलके जुड़ती हैं। सबसे पहले तो इसका जो दूसरा नाम है वो है थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन। क्या है, थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन। थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये मेरे पास एक एटम है, ये है, इनको चिपका दी और ये दोनों फ्यूज़ हो गए। इनको चाहिए हाई टेम्परेचर 10⁻⁷ के ऑर्डर का। इतना टेम्परेचर लेबोरेटरी में अटेन करना मुश्किल होता है, तो इसीलिए जो न्यूक्लियर फिजन होता है वो हमेशा कहाँ होता है, जो सन वगैरह होते हैं, स्टार होता है, गैलेक्सीज होती हैं, तो ये वहाँ पे होने वाली प्रोसेस है। तो आपको पूछ सकता है सन में न्यूक्लियर फिजन होता है, फ्यूज़न होता है, तो कौन सा होता है, फ्यूज़न होता है। और टेम्परेचर की वजह से ये न्यूक्लियर फ्यूज़न पॉसिबल होता है। न्यूक्लियर फिजन में आपका एक एग्जाम्पल नॉर्मल आप पढ़ते हो, 2 ड्यूटेरियम मिलके हीलियम का एटम बनाते हैं, ठीक है। तो हीलियम का जो एटम बनेगा, अब ये फ्यूज़ होके हीलियम का एटम बन चुका है, तो यहाँ पे कौन सी प्रोसेस है पूछ सकता है वो, तो यहाँ पे कौन सी है, न्यूक्लियर फ्यूज़न। तो न्यूक्लियर फ्यूज़न में आपका इतना ही है, कोई पैनिक लेने की नीड नहीं है।
आपको सिंपल क्या पूछेगा, यहाँ पे जो एक्सेस एनर्जी निकल रही है वो बताओ। तो आप क्या करोगे, एनर्जी ऑफ हीलियम माइनस में एनर्जी ऑफ ड्यूटेरियम, तो हमारे पास एक्सेस एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चंस थे जो कि हमने न्यूक्लियर, जो ये हमारी है न्यूक्लियस की यूनिट, इसमें हमने कवर किए हैं। इससे एक्स्ट्रा ना कोई क्वेश्चन पूछेगा और ना ही कभी आएगा। इसमें एक शीट के 4-5 फॉर्मूले हैं, बस उनको याद कर लो। क्वेश्चन प्रैक्टिस करो मैक्सिमम से मैक्सिमम, ठीक है, और अपनी स्टडी को अच्छे से कंटिन्यू करो। फिज़िक्स मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर समझोगे तो सब कुछ मुश्किल है। लेकिन यूनिट वाइज अगर आप पढ़ते जाते हो, बीच में गैप नहीं लेते, 8-10 घंटे पढ़ने से कुछ नहीं होता, लेकिन 2 घंटे अगर डेली की कंसिस्टेंसी है तो कंफर्म है कि आपका सिलेक्शन पक्का हो सकता है, होगा भी। इतने अच्छे टीचर जो हैं और बच्चे भी हमारे अच्छे हैं। तो आज का लेक्चर इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे नेक्स्ट यूनिट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।